कल्पना कीजिए, आप एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने गए हैं। आपके सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, उसकी आवाज शांत है, उसके शब्द सकारात्मक हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी बात खत्म करते हैं, वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, अपनी बाहें सीने पर क्रॉस कर लेता है और कुछ सेकंड के लिए नजरें हटा लेता है। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन क्या उसने बहुत कुछ बता दिया? अब एक और दृश्य की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति आपसे कहता है कि वो पूरी तरह आत्मविश्वासी है, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार मेज पर थाप दे रही हैं। उसकी गर्दन बार बार सूख रही है, उसके कंधे झुके हुए हैं। क्या उसके शब्द सच हैं या उसका शरीर कोई और कहानी सुना रहा है? स्वागत है इस विशेष ऑडियो बुक में। आज हम इंसानी व्यवहार की उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक ऐसी भाषा जिसे हम सभी बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। इस भाषा का नाम है बॉडी लैंग्वेज। कहा जाता है कि जब शब्द और शरीर एक दूसरे से अलग बातें कहते हैं तो लोग शरीर पर अधिक भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर अक्सर वो सच बोल देता है जिसे दिमाग छुपाने की कोशिश करता है। क्या किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास केवल उसके चलने के तरीके से पहचाना जा सकता है? क्या झूठ पकड़ना संभव है? क्या आकर्षण, डर, तनाव और इरादों को बिना एक शब्द सुने समझा जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस यात्रा में मिलने वाले हैं। लेकिन सावधान रहिए, इस ऑडियो बुक के बाद आप लोगों को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। आप उनकी आंखों को पढ़ेंगे, उनके हाथों को समझेंगे, उनके पैरों की दिशा पर ध्यान देंगे और शायद पहली बार महसूस करेंगे कि इंसान जितना बोलता है उससे कहीं ज्यादा अपने शरीर से कहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले संकेत से, आंखों का संपर्क। 1. आंखों का संपर्क, आत्मा की खिड़की या मन का आईना। पुरानी कहावत है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या यह सच है? एक दिन एक युवा सेल्समैन अपने पहले बड़े क्लाइंट से मिलने गया। वो पूरी तैयारी करके पहुंचा था। उसने प्रेजेंटेशन दी, स्टैटिस्टिक्स बताए, बेनिफिट्स समझाए, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन क्लाइंट लगातार उसकी आंखों में देख रहा था, बिना पलक झपकाए, बिना कोई फीडबैक दिए। मीटिंग खत्म हुई। युवा सेल्समैन बाहर आया और सोचने लगा कि शायद सौदा खराब हो गया। लेकिन अगले दिन उसे फोन आया, डील मंजूर हो चुकी थी। बाद में उसने जाना कि क्लाइंट का तरीका ही ऐसा था। वो लोगों का आत्मविश्वास उनकी आंखों से परखता था। यहीं से हमें पहला सबक मिलता है। आंखों का संपर्क केवल देखने का तरीका नहीं है, ये एक संदेश है। जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान संतुलित रूप से आपकी आंखों में देखता है, तो अक्सर ये आत्मविश्वास, रुचि और ईमानदारी का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर कोई लगातार नजरें चुरा रहा है, तो इसका अर्थ हमेशा झूठ नहीं होता। कई बार वो शर्मीला हो सकता है, घबराया हुआ हो सकता है या सामाजिक परिस्थितियों में असहज महसूस कर सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ केवल एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते, वे पैटर्न देखते हैं। मान लीजिए 2 उम्मीदवार इंटरव्यू देने आए। पहला उम्मीदवार कम बोलता है, लेकिन आपकी बात ध्यान से सुनते हुए आंखों का संपर्क बनाए रखता है। दूसरा उम्मीदवार लगातार बोलता है, लेकिन बार बार नजरें घुमाता रहता है। आपके दिमाग में दोनों की अलग अलग छवि बनने लगती है। यही बॉडी लैंग्वेज की शक्ति है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इंसान कुछ ही सेकंड में सामने वाले के बारे में राय बना लेता है, और उस राय का बड़ा हिस्सा गैर मौखिक संकेतों पर आधारित होता है। लेकिन यहां एक रहस्य छिपा है। बहुत अधिक आंखों में देखना भी हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता। कई बार अत्यधिक घूरना प्रभुत्व दिखाने, दबाव बनाने या आक्रामकता का संकेत हो सकता है। यानी संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वासी लोग आमतौर पर बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन वे जरूरत पड़ने पर नजरें भी हटाते हैं। वे सामने वाले को असहज नहीं करते। अब एक छोटा केस स्टडी सुनिए। एक कंपनी ने अपने सर्वश्रेष्ठ मैनेजरों का अध्ययन किया। पता चला कि उनमें एक समान आदत थी। वे जब किसी कर्मचारी से बात करते थे तो मोबाइल नहीं देखते थे, कमरे में इधर उधर नहीं देखते थे।
वे पूरी उपस्थिति के साथ सामने वाले की आंखों में देखते थे। इससे कर्मचारियों को सम्मान और महत्व का अनुभव होता था। याद रखिए, आंखों का संपर्क केवल देखने का तरीका नहीं है। यह कहता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं यहां मौजूद हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं। और कई बार यही 3 संदेश किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होते हैं। लेकिन आंखें ही सब कुछ नहीं बताती, क्योंकि कभी कभी असली कहानी चेहरे पर लिखी होती है। ऐसी कहानी चैप्टर 2, चेहरे के भाव, 1 सेकंड में खुल जाने वाले रहस्य। कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त से पूछते हैं, सब ठीक है ना? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, हां बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसी पल एक क्षण के लिए उसकी भौहें सिकुड़ती हैं, होंठों के किनारे नीचे झुकते हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है। इतनी तेजी से कि शायद आपने देखा भी नहीं, लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह चुका था। यहीं से शुरू होती है माइक्रो एक्सप्रेशन की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं कुछ मिली सेकंड के लिए बाहर आती हैं और फिर वापस छिप जाती हैं। इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, अपनी आवाज को भी, लेकिन भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अचानक डरता है, चौंकता है, दुखी होता है या गुस्सा महसूस करता है, तो उसका चेहरा अक्सर एक पल के लिए सच दिखा देता है। और यही सच सबसे दिलचस्प होता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग में लोगों को कहा गया कि वे अपनी भावनाएं छिपाएं। उन्हें वीडियो दिखाए गए। कुछ वीडियो मजेदार थे, कुछ भावनात्मक, कुछ परेशान करने वाले। अधिकांश लोग अपने चेहरे पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग को स्लो मोशन में देखने पर पता चला कि भावनाएं फिर भी बाहर आ रही थीं, बस बहुत कम समय के लिए। यही माइक्रो एक्सप्रेशन है। अब सवाल है, उन्हें पहचाना कैसे जाए? सबसे पहले खुशी को समझते हैं। असली खुशी केवल होंठों की मुस्कान नहीं होती। जब कोई वास्तव में खुश होता है तो उसकी आंखों के किनारे हल्की झुर्रियां बनती हैं, गाल ऊपर उठते हैं, पूरा चेहरा शामिल होता है। लेकिन नकली मुस्कान में अक्सर सिर्फ होंठ काम करते हैं, आंखें उतनी उत्साहित नहीं दिखती। यही कारण है कि कभी कभी हमें महसूस हो जाता है कि कोई मुस्कुरा तो रहा है लेकिन खुश नहीं है। अब बात करते हैं गुस्से की। गुस्सा अक्सर सिकुड़ी हुई भौहों, कसे हुए जबड़े और तीखी नजरों के रूप में दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोग गुस्सा छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जबड़ा उन्हें धोखा दे देता है। दांत भींचना, होंठ दबाना या चेहरे की मांसपेशियों में तनाव, ये संकेत बताते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है। अब डर को समझिए। जब कोई डरता है, उसकी आंखें सामान्य से अधिक खुल सकती हैं, पुतलियां फैल सकती हैं, चेहरे की मांसपेशियां तनाव में आ सकती हैं। कभी कभी व्यक्ति बिना वजह तेजी से पलकें झपकाने लगता है। यह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि दिमाग संभावित खतरे को समझने की कोशिश कर रहा होता है। अब एक रोचक कहानी। एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था। एक उम्मीदवार से पूछा गया, क्या आपने अपने पिछले कार्यस्थल पर किसी नियम का उल्लंघन किया था? उसने तुरंत कहा, नहीं, कभी नहीं। लेकिन जवाब देने से ठीक पहले उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए डर दिखाई दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने ध्यान दिया। उसने आगे कुछ और प्रश्न पूछे। आखिरकार उम्मीदवार ने स्वीकार किया कि उसने एक बार कंपनी की नीति का उल्लंघन किया था। ध्यान दीजिए, उसे झूठ उसके चेहरे ने नहीं पकड़ा, बल्कि चेहरे ने आगे पूछे जाने वाले सवालों का रास्ता दिखाया। यही महत्वपूर्ण अंतर है। माइक्रो एक्सप्रेशन किसी को दोषी साबित नहीं करते, वे केवल संकेत देते हैं कि किसी विषय से भावनात्मक प्रतिक्रिया जुड़ी हुई है। अब आश्चर्य की बात करें। जब कोई सचमुच चौंकता है तो उसकी भौहें ऊपर उठती हैं, आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह थोड़ा खुल सकता है, और यह प्रतिक्रिया लगभग हर संस्कृति में समान दिखाई देती है। यानी दुनिया के अलग अलग देशों के लोग भी आश्चर्य को लगभग एक ही तरीके से व्यक्त करते हैं। यही बात बॉडी लैंग्वेज को इतना रोचक बनाती है। हम सभी अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन भावनाओं की भाषा काफी हद तक समान होती है। अब एक छोटा अभ्यास कीजिए। अगली बार जब आप किसी से बात करें, केवल उसके शब्द न सुनें, उसका चेहरा देखिए।
जब वह किसी खास विषय पर बात करता है तो उसकी आंखों में क्या बदलाव आता है? क्या मुस्कान अचानक गायब हो जाती है? क्या भौहें हल्की सी उठती हैं? क्या चेहरे पर तनाव आता है? धीरे धीरे आप उन संकेतों को देखना शुरू कर देंगे जो पहले आपकी नजरों से छूट जाते थे। लेकिन चेहरे के बाद शरीर का अगला हिस्सा और भी ज्यादा खुलासा करता है, क्योंकि चेहरा कुछ सेकंड के लिए भावनाएं दिखाता है, लेकिन हाथ अक्सर पूरी बातचीत के दौरान हमारी मानसिक स्थिति का प्रसारण करते रहते हैं, कई बार बिना रुके। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली वक्ता अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं। आखिर हाथ क्या कहते हैं? खुले हाथ भरोसे का संकेत क्यों माने जाते हैं? और क्यों कुछ उंगलियों की हरकतें सामने वाले के मन में तुरंत प्रभाव पैदा कर देती हैं? इन सब। चैप्टर 3, हाथों की भाषा, जो शब्दों से पहले विश्वास या संदेह पैदा कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं। वो मुस्कुराता है, आपसे विनम्रता से बात करता है, लेकिन पूरे समय उसके हाथ जेब में रहते हैं। दूसरी ओर एक और व्यक्ति है, वो बात करते समय अपने हाथों का खुलकर उपयोग करता है। उसकी हथेलियां दिखाई देती हैं, उसके हाव भाव स्वाभाविक हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, इन दोनों में से किस पर आपको अधिक भरोसा होगा? अधिकांश लोग दूसरे व्यक्ति को चुनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वे शायद इसका कारण भी न बता पाएं, लेकिन उनका दिमाग पहले ही निर्णय लेना शुरू कर चुका होगा। यही हाथों की भाषा की शक्ति है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या सामने वाला व्यक्ति खतरा है? यदि किसी के हाथ खाली और खुले दिखाई देते थे तो यह सुरक्षा का संकेत माना जाता था, लेकिन यदि हाथ छिपे हुए हों तो संदेह पैदा होता था। आज हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है। इसीलिए खुले हाथ आज भी भरोसे का संकेत माने जाते हैं। एक सफल वक्ता मंच पर खड़ा होता है, वो केवल शब्दों से लोगों को प्रभावित नहीं करता, उसके हाथ भी उसके संदेश को मजबूत बनाते हैं। जब वो किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है, उसके हाथ उसी दिशा में चलते हैं। जब वो स्वागत करता है, उसकी हथेलियां खुली होती हैं। जब वो समझाता है, उसके हाथ विचारों को आकार देते हैं। यही कारण है कि लोग केवल सुनते नहीं, वे महसूस भी करते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक युवा उद्यमी निवेशकों के सामने अपनी कंपनी प्रस्तुत करने गया। उसकी तैयारी शानदार थी, उसके आंकड़े मजबूत थे, उसका उत्पाद बेहतरीन था, लेकिन प्रस्तुति के दौरान वो लगातार अपने हाथ पीछे छिपाकर खड़ा रहा। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन शरीर आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। बाद में एक निवेशक ने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा था, लेकिन तुम खुद उस पर पूरी तरह विश्वास करते हुए नहीं लगे। युवा उद्यमी हैरान रह गया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके हाथों ने अलग कहानी सुना दी थी। अब बात करते हैं छिपे हुए हाथों की। जब कोई व्यक्ति हाथ जेब में रखता है या उन्हें लगातार मेज के नीचे छिपाता है, तो कई बार यह असुरक्षा या झिझक का संकेत हो सकता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी यह केवल आदत भी हो सकती है। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज में कोई एक संकेत अंतिम सत्य नहीं होता, हमेशा पूरे संदर्भ को देखना चाहिए। अब उंगलियों की भाषा पर ध्यान देते हैं। कई बार व्यक्ति के हाथ शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी उंगलियां उसका तनाव बता रही होती हैं। उंगलियों का बार बार हिलना, मेज पर लगातार थपथपाना, कलम घुमाना, नाखून चबाना, ये सभी संकेत मानसिक बेचैनी से जुड़े हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में बैठा उम्मीदवार बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कुर्सी पकड़ रही हों, तो ये उसके अंदर चल रही घबराहट का संकेत हो सकता है। अब एक बेहद दिलचस्प संकेत, जिसे कुछ विशेषज्ञ स्टीपल जेस्चर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी दोनों हथेलियों को अलग रखकर केवल उंगलियों के सिरों को आपस में जोड़ता है, जैसे किसी मंदिर की छत का आकार बन गया हो। यह मुद्रा अक्सर आत्मविश्वास और नियंत्रण से जुड़ी मानी जाती है। कई वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश और अनुभवी नेता अनजाने में इस मुद्रा का उपयोग करते देखे गए हैं। लेकिन यहां एक रहस्य है, यदि यह मुद्रा अत्यधिक हो जाए
तो सामने वाले को अहंकार का आभास भी हो सकता है। यानी हर संकेत की तरह इसका प्रभाव भी संतुलन पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं प्रभुत्व यानी डोमिनेंस सिग्नल्स की। जब कोई व्यक्ति अधिक जगह घेर कर बैठता है, अपने हाथ फैलाकर रखता है, आराम से बैठता है और अपने शरीर को सिकोड़ता नहीं है, तो अक्सर वो आत्मविश्वासी या प्रभावशाली दिखाई देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खुद को छोटा बनाने की कोशिश करता है, झुक कर बैठता है या हाथों को शरीर से चिपका कर रखता है, वो कम आत्मविश्वासी दिखाई दे सकता है। ध्यान दीजिए, यह वास्तविक आत्मविश्वास हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पहली छाप पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में प्रतिभागियों को कुछ लोगों के वीडियो दिखाए गए। वीडियो में आवाज नहीं थी, सिर्फ शरीर के हाव भाव दिखाई दे रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि अधिकांश लोगों ने कुछ ही सेकंड में अनुमान लगा लिया कि कौन व्यक्ति अधिक प्रभावशाली या आत्मविश्वासी दिखाई देता है, और उनके अनुमान काफी हद तक एक जैसे थे। इससे पता चलता है कि हम सभी अनजाने में हाथों और शरीर के संकेतों को पढ़ते रहते हैं। अब एक व्यवहारिक तकनीक सीखते हैं। यदि आप किसी मीटिंग, इंटरव्यू या प्रस्तुति में जा रहे हैं, तो अपने हाथों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से दिखाई देने दें। बात करते समय सीमित लेकिन स्पष्ट हाव भाव का उपयोग करें। हथेलियों को कभी कभी खुला रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने हाथों को अपनी बात का साथी बनाइए। उन्हें अपने खिलाफ काम मत करने दीजिए, क्योंकि लोग केवल ये नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, वे ये भी देखते हैं कि आपका शरीर आपकी बातों का समर्थन कर रहा है या नहीं। लेकिन हाथों के बाद अब हम शरीर के एक और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा संकेत जो कमरे में प्रवेश करते ही लोगों पर असर डाल देता है। आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं और कितना स्थान घेरते हैं। क्या केवल आपकी मुद्रा देखकर कोई आपके आत्मविश्वास का अनुमान लगा सकता है? क्या कुछ लोग बिना एक शब्द बोले प्रभावशाली दिखाई देते हैं? और क्या गलत मुद्रा आपके अवसरों को नुकसान पहुंचा सकती है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे बैठने और खड़े होने के तरीके की मनोविज्ञान। चैप्टर 4, बैठने और खड़े होने का तरीका। शरीर की मुद्रा जो आपकी कहानी पहले ही बता देती है। कल्पना कीजिए, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। कमरे में दर्जनों लोग मौजूद हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और 2 लोग अंदर आते हैं। पहला व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। उसके कंधे झुके हुए हैं, गर्दन नीचे है, कदम छोटे हैं। वो कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कदम संतुलित हैं, कंधे सीधे हैं, सिर ऊपर है, चेहरे पर शांति है। वो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कमरे के कई लोग अनायास उसकी ओर देखने लगते हैं। क्यों? उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं। यही है शरीर की मुद्रा की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास भीतर की चीज है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास बाहर भी दिखाई देता है, और उसका सबसे पहला संकेत है आपका खड़ा होना और बैठना। मानव मस्तिष्क कुछ ही सेकंड में सामने वाले व्यक्ति का आकलन शुरू कर देता है। क्या यह व्यक्ति मजबूत है? क्या यह भरोसेमंद है? क्या यह नेतृत्व कर सकता है? क्या यह स्वयं पर विश्वास करता है? इन सवालों के उत्तर शब्दों से पहले शरीर की मुद्रा देने लगती है। अब एक कहानी सुनिए। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नेतृत्व पद के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। 2 उम्मीदवार अंतिम चरण तक पहुंचे। दोनों की योग्यता लगभग समान थी, अनुभव भी लगभग बराबर था, लेकिन इंटरव्यू पैनल ने एक बात नोटिस की। पहला उम्मीदवार पूरे समय कुर्सी के किनारे बैठा रहा। उसके कंधे झुके हुए थे, वो बार बार अपने हाथों को समेट रहा था। दूसरा उम्मीदवार आराम से बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, वो जगह घेरने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन खुद को छिपा भी नहीं रहा था। बाद में पैनल ने बताया कि दूसरे उम्मीदवार में नेतृत्व क्षमता अधिक दिखाई दी। ध्यान दीजिए, यह केवल उसकी योग्यता का मामला नहीं था, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी संदेश भेज रही थी। अब बात करते हैं पावर पोस्ट्योर की। पावर पोस्ट्योर का अर्थ है ऐसी मुद्रा जो खुलापन, स्थिरता और आत्मविश्वास दर्शाती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रहते हैं, ठोड़ी संतुलित रहती है और शरीर सिकुड़ा हुआ नहीं होता, तो आप अधिक आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसका प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं पड़ता,
इसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है। कई अध्ययनों में पाया गया कि शरीर की मुद्रा हमारे मानसिक अनुभव को प्रभावित कर सकती है। जब हम लगातार झुककर बैठते हैं तो ऊर्जा और आत्मविश्वास कम महसूस हो सकता है। जब हम सीधे बैठते हैं तो हम अधिक सतर्क और सक्रिय महसूस कर सकते हैं। यानी शरीर और मन एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। अब बात करते हैं क्लोज्ड पोस्चर की। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बाहें सीने पर बांधकर बैठा है, पैर भी क्रॉस हैं, शरीर पीछे हट रहा है। ऐसी मुद्रा कई बार रक्षात्मक या असहज महसूस करवा सकती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति केवल आरामदायक स्थिति में बैठा होता है। यही कारण है कि किसी एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है। लेकिन यदि कई संकेत एक साथ दिखाई दें तो तस्वीर अधिक स्पष्ट होने लगती है। अब एक दिलचस्प उदाहरण। एक सेल्स ट्रेनर अपने छात्रों को एक प्रयोग करवाता था। वो कहता था, जब ग्राहक से बात करो तो पहले 5 मिनट केवल उसकी मुद्रा देखो। कुछ महीनों बाद छात्रों ने पाया कि ग्राहक की रुचि और असहमति के संकेत अक्सर उसकी मुद्रा में पहले दिखाई देते थे। जब ग्राहक आगे झुककर बैठता था तो रुचि बढ़ रही होती थी। जब वो पीछे हटने लगता था तो अक्सर संदेह पैदा हो रहा होता था। यानी शरीर बातचीत की दिशा बताने लगता था। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, झुकना। जब कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान आपकी ओर हल्का झुकता है तो यह अक्सर रुचि और जुड़ाव का संकेत हो सकता है। लेकिन जब वो लगातार दूर हट रहा हो तो यह दूरी या असहजता का संकेत हो सकता है। फिर से याद रखिए, संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक केस स्टडी। एक विश्वविद्यालय में छात्रों को प्रस्तुति देने के लिए कहा गया। रिकॉर्डिंग की गई। बाद में छात्रों को उनकी वीडियो दिखाई गई। कई छात्र हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि वे आत्मविश्वासी दिख रहे थे, लेकिन वीडियो में उनके कंधे झुके हुए थे। वे बार बार नीचे देख रहे थे। उनकी मुद्रा असुरक्षा का संकेत दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी मुद्रा सुधारी, उनकी प्रस्तुति का प्रभाव बदल गया। शब्द वही थे, लेकिन परिणाम अलग था। यही बॉडी लैंग्वेज की शक्ति है। अब एक व्यावहारिक अभ्यास करते हैं। अभी जहां बैठे हैं, अपनी पीठ सीधी कीजिए, कंधों को हल्का पीछे कीजिए, ठोड़ी को संतुलित रखिए, गहरी सांस लीजिए। क्या आपने अंतर महसूस किया? शायद बहुत बड़ा नहीं, लेकिन शरीर ने दिमाग को एक नया संदेश भेजना शुरू कर दिया है। मैं तैयार हूं, मैं उपस्थित हूं, मैं पीछे नहीं हट रहा। और यही संदेश धीरे धीरे आपके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि शरीर का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर अधिकांश लोग ध्यान ही नहीं देते। फिर भी वो अक्सर सबसे ईमानदार संकेत देता है। वो हिस्सा है आपके पैर। जी हां, पैरों की दिशा। किसी कमरे में सबसे पहले कौन बाहर जाना चाहता है? कौन बातचीत में रुचि रखता है? कौन मानसिक रूप से कहीं और है? कई बार इसका जवाब चेहरे में नहीं मिलता, हाथों में भी नहीं, बल्कि पैरों में छिपा होता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि पैरों की दिशा कैसे किसी व्यक्ति के असली इरादों का खुलासा कर सकती है, क्योंकि शरीर का सबसे कम नियंत्रित हिस्सा अक्सर सबसे सच्चा होता है। 5. पैरों की दिशा, शरीर का सबसे ईमानदार संकेत। यदि आप किसी व्यक्ति का सच जानना चाहते हैं तो हमेशा उसके चेहरे को मत देखिए, कभी कभी उसके पैरों को देखिए। यह बात पहली बार सुनने में अजीब लग सकती है। आखिर पैर किसी के विचार कैसे बता सकते हैं? लेकिन जितना अधिक आप मानव व्यवहार को समझेंगे, उतना ही महसूस करेंगे कि शरीर के कुछ हिस्से दिमाग के नियंत्रण में कम होते हैं और पैर उनमें से एक हैं। कल्पना कीजिए, आप एक पार्टी में हैं। 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो उनमें से एक व्यक्ति के पैर दरवाजे की ओर मुड़े हुए हैं। उसका शरीर बातचीत में है, लेकिन उसका मन शायद कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। यही पैरों की दिशा का रहस्य है। हमारा शरीर अक्सर उस दिशा की ओर संकेत करता है जहां हमारा ध्यान, रुचि या इरादा होता है। एक अनुभवी HR मैनेजर ने एक बार कहा था, इंटरव्यू में उम्मीदवार के चेहरे से ज्यादा उसके पैरों को देखो।
जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चेहरे को लोग नियंत्रित करना सीख जाते हैं, पैर अक्सर सच बोल देते हैं। अब एक दिलचस्प स्थिति की कल्पना कीजिए। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी ओर देख रहा है, सिर हिला रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन उसके दोनों पैर बाहर निकलने की दिशा में हैं। यह हमेशा बुरा संकेत नहीं है, लेकिन कई बार यह बताता है कि उसका ध्यान पूरी तरह बातचीत में नहीं है। शायद उसे जल्दी है, शायद वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, या शायद वो इस बातचीत से निकलना चाहता है। अब इसके उलट स्थिति देखिए। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर के साथ आपकी ओर मुड़ता है, पैर भी आपकी दिशा में होते हैं, धड़ भी आपकी ओर होता है, तो यह अक्सर रुचि और जुड़ाव का संकेत माना जाता है, क्योंकि शरीर उस दिशा में उन्मुख होता है जहां उसका ध्यान केंद्रित होता है। अब एक कहानी सुनिए। एक कंपनी के मैनेजर को लगता था कि उसकी टीम मीटिंग्स बहुत सफल हैं। हर कोई सहमति में सिर हिलाता था, कोई विरोध नहीं करता था, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते थे। एक दिन उसने एक कम्युनिकेशन विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने मीटिंग देखी और एक बात नोटिस की। जब मैनेजर बोलता था, कई कर्मचारियों के पैर दरवाजे या खिड़की की ओर होते थे। उनका शरीर पूरी तरह शामिल नहीं था। वे शारीरिक रूप से कमरे में मौजूद थे, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। उस दिन मैनेजर को समझ आया कि केवल शब्दों से सहभागिता नहीं मापी जा सकती, शरीर भी कहानी कहता है। अब सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। यदि किसी समूह में 3 लोग खड़े हैं और उनमें से 2 के पैर एक दूसरे की ओर हैं, तो अक्सर यह संकेत हो सकता है कि उनके बीच अधिक जुड़ाव है। तीसरा व्यक्ति बातचीत में मौजूद हो सकता है, लेकिन शरीर की दिशा कभी-कभी असली सामाजिक गतिशीलता दिखा देती है। यही कारण है कि अनुभवी पर्यवेक्षक केवल चेहरों को नहीं देखते, वे पूरे शरीर को पढ़ते हैं। अब आकर्षण से जुड़ा एक रोचक पहलू। जब कोई व्यक्ति किसी में रुचि रखता है, तो कई बार उसके पैर अनजाने में उसी दिशा में रहते हैं। ये कोई जादुई नियम नहीं है, लेकिन व्यवहार विज्ञान में इसे कई बार देखा गया है। दिमाग जिस व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, शरीर अक्सर उसकी ओर उन्मुख हो जाता है। यानी पैर केवल चलने के लिए नहीं है, वे ध्यान की दिशा भी दिखाते हैं। अब एक छोटा प्रयोग कीजिए। अगली बार किसी कैफे, कार्यालय या सामाजिक कार्यक्रम में जाएं। लोगों के पैरों की दिशा पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि कई बार बातचीत की वास्तविक स्थिति चेहरे से पहले पैरों में दिखाई देने लगती है। लेकिन सावधान रहिए, किसी एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष निकालना गलत होगा। यदि कोई व्यक्ति दरवाजे की ओर पैर किए बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। शायद उसका बैठने का तरीका ऐसा हो, शायद कमरे की व्यवस्था ऐसी हो। इसलिए हमेशा संकेतों के समूह को देखिए। यही पेशेवर बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ करते हैं। वे पैटर्न देखते हैं, अकेले संकेत नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात, जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ना सीखते हैं, आपका उद्देश्य उन्हें जज करना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य समझना होना चाहिए। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का असली उपयोग लोगों को पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझना है। और जब समझ बढ़ती है, तो संवाद भी बेहतर होता है। लेकिन अब हम उस विषय की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति जानना चाहता है। झूठ। क्या सचमुच झूठ पकड़ा जा सकता है? क्या कोई निश्चित संकेत होता है जो बता दे कि सामने वाला व्यक्ति सच नहीं बोल रहा? क्या चेहरे को छूना, नजरें चुराना या बार बार हिलना वास्तव में झूठ का प्रमाण है, या ये केवल एक लोकप्रिय मिथ? चैप्टर 6, झूठ पकड़ने के संकेत। जब शरीर सच और शब्द अलग अलग कहने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी से एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या तुमने ये काम पूरा कर लिया है? वो तुरंत जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। शब्दों में आत्मविश्वास है, लेकिन उसी क्षण वो अपनी नाक को छूता है, कुर्सी पर थोड़ा हिलता है और जवाब देने के बाद एक पल के लिए नजरें हटा लेता है। अब सवाल यह है, क्या वो झूठ बोल रहा है? अधिकांश लोग तुरंत कहेंगे हाँ, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। यही बॉडी लैंग्वेज की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। कोई एक संकेत कभी यह साबित नहीं करता कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। नजरें चुराना झूठ नहीं है, चेहरा छूना झूठ नहीं है, घबराहट झूठ नहीं है, क्योंकि सच बोलने वाला व्यक्ति भी तनाव में हो सकता है और झूठ बोलने वाला व्यक्ति पूरी तरह शांत दिखाई दे सकता है। तो फिर विशेषज्ञ क्या देखते हैं? वे बदलाव देखते हैं, व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से अचानक आने वाले बदलाव। यही असली रहस्य छिपा है।
एक अनुभवी जांच अधिकारी ने कहा था, मैं झूठ नहीं पकड़ता, मैं असामान्यता पकड़ता हूं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे समय आराम से बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी विशेष विषय का जिक्र होता है वो बेचैन होने लगता है। उसकी आवाज बदल जाती है, हाथों की गति बदल जाती है, बैठने का तरीका बदल जाता है। यही वो क्षण है जिस पर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं नर्वस मूवमेंट्स की। तनाव में हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करता है और वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। कोई पैर हिलाने लगता है, कोई उंगलियां चटकाता है, कोई कलम घुमाने लगता है, कोई कुर्सी पर बार बार अपनी स्थिति बदलता है। ये सभी संकेत तनाव को दिखा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, तनाव और झूठ एक ही चीज नहीं है। कई बार व्यक्ति केवल दबाव महसूस कर रहा होता है। अब चेहरे को छूने की बात करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि झूठ बोलने वाले लोग अपनी नाक छूते हैं, या मुंह पर हाथ रखते हैं, या गर्दन को रगड़ते हैं। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। तनाव की स्थिति में शरीर में कई सूक्ष्म बदलाव होते हैं। कुछ लोग चेहरे को अधिक छूने लगते हैं, लेकिन यह व्यवहार झूठ के अलावा चिंता, असहजता या शर्मिंदगी के कारण भी हो सकता है। इसलिए केवल इस आधार पर निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। अब एक वास्तविक उदाहरण। एक कंपनी में वित्तीय अनियमितता की जांच चल रही थी। सभी कर्मचारियों से प्रश्न पूछे गए। एक कर्मचारी बार बार अपनी गर्दन छू रहा था। कई लोगों को लगा कि वही दोषी होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो निर्दोष था। असल में उसे पूछताछ की प्रक्रिया से ही घबराहट हो रही थी। दूसरी ओर जो व्यक्ति वास्तव में जानकारी छिपा रहा था, वो पूरे समय शांत दिखाई दे रहा था। यही कारण है कि विशेषज्ञ केवल एक संकेत पर भरोसा नहीं करते। अब आते हैं इनकंसिस्टेंट जेस्चर्स पर, यानी जब शब्द और शरीर एक दूसरे से मेल नहीं खाते। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे इस निर्णय से बहुत खुशी हुई, लेकिन उसका चेहरा उदास दिखाई देता है, या वो सिर को हल्का सा नहीं की दिशा में हिलाता है, या उसकी मुस्कान कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती है। यह विरोधाभास ध्यान देने योग्य होता है, क्योंकि शरीर और शब्द एक जैसी कहानी नहीं सुना रहे होते। एक प्रसिद्ध इंटरव्यू कोच अपने छात्रों से कहता था, शब्द सुनो लेकिन शरीर को मत भूलो, क्योंकि कई बार असली संदेश दोनों के बीच के अंतर में छिपा होता है। अब एक रोचक कहानी। एक सेल्स प्रतिनिधि अपने ग्राहक से पूछता है, क्या आपको हमारा प्रस्ताव पसंद आया? ग्राहक तुरंत कहता है, हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन उसी समय वो पीछे की ओर झुक जाता है, बाहें क्रॉस कर लेता है और होंठ दबा लेता है। सेल्स प्रतिनिधि समझ जाता है कि कहानी पूरी नहीं है। वो आगे पूछता है, क्या कोई चिंता है जो आप साझा करना चाहेंगे? तभी ग्राहक अपनी वास्तविक आपत्ति बताता है। यदि वो केवल शब्दों पर भरोसा करता तो शायद सौदा कभी पूरा नहीं होता। यही बॉडी लैंग्वेज का व्यावहारिक उपयोग है। लोगों को झूठा साबित करना नहीं, बल्कि छिपी हुई भावनाओं को समझना। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, उत्तर देने में असामान्य देरी। कभी कभी जब व्यक्ति किसी संवेदनशील प्रश्न का उत्तर तैयार कर रहा होता है, तो उसके प्रतिक्रिया समय में बदलाव आ सकता है। लेकिन फिर से यह अकेला प्रमाण नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए समय लेना पूरी तरह सामान्य बात है। याद रखिए, झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका कोई जादुई संकेत नहीं है, बल्कि कई संकेतों का एक साथ दिखाई देना है। शब्दों में बदलाव, आवाज में बदलाव, चेहरे में बदलाव, हाथों में बदलाव, बैठने के तरीके में बदलाव। जब ये सभी एक दिशा में संकेत देते हैं, तब तस्वीर अधिक स्पष्ट होने लगती। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, जितना अधिक आप बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे, उतना ही आपको विनम्र होना चाहिए, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। हर व्यक्ति अलग है, हर परिस्थिति अलग है, और हर संकेत का अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। इसलिए उद्देश्य निर्णय देना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य समझना होना चाहिए। लेकिन अब हम एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है। आकर्षण, पसंद, रुचि। क्या कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है? क्या शरीर इसके संकेत देता है?
क्या कुछ हरकतें अनजाने में ये बता देती हैं कि सामने वाला आपके प्रति आकर्षित है? और क्या हम इन संकेतों को सही तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं? अगले अध्याय में हम आकर्षण की मनोविज्ञान को समझेंगे, जहां शरीर अक्सर वो बता देता है जिसे शब्द कहने से हिचक। 7. आकर्षण के संकेत। जब शरीर वो कह देता है जो होंठ कहने से डरते हैं। कल्पना कीजिए, एक कैफे में 2 लोग बैठे हैं। बातचीत सामान्य है, मौसम की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, दोनों हंस भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई अनुभवी पर्यवेक्षक वहां मौजूद हो तो वो शायद कुछ और देख ले। वो देखेगा कि उनमें से एक व्यक्ति बार बार सामने वाले की ओर झुक रहा है, उसकी आंखें अधिक समय तक ठहर रही हैं, वो अनजाने में अपने बालों को ठीक कर रहा है। और जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक दिखाई देती है। शब्द सामान्य है, लेकिन शरीर एक अलग कहानी सुना रहा है। यही है आकर्षण की बॉडी लैंग्वेज। अब सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। आकर्षण का मतलब हमेशा प्रेम नहीं होता। किसी व्यक्ति में रुचि होना, उसे पसंद करना, उसके साथ जुड़ाव महसूस करना और रोमांटिक आकर्षण, ये सभी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन इनमें एक समानता होती है। शरीर अक्सर रुचि की दिशा में प्रतिक्रिया देता है और यही संकेत हमें दिखाई देने लगते हैं। एक सामाजिक मनोविज्ञान शोध में पाया गया कि जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसे वे पसंद करते हैं तो उनके व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। वे अधिक मुस्कुराते हैं, अधिक ध्यान से सुनते हैं और बातचीत में अधिक शामिल दिखाई देते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक विश्वविद्यालय में 2 छात्र अक्सर एक ही समूह में बैठते थे। उनके मित्रों को लगता था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक दिन समूह के एक सदस्य ने एक दिलचस्प बात नोटिस की। जब भी वो लड़की बोलती थी, लड़के का पूरा शरीर उसकी ओर मुड़ जाता था। वो बाकी लोगों की तुलना में उसकी बातों पर अधिक प्रतिक्रिया देता था। वो उसकी छोटी छोटी बातों को भी याद रखता था। कुछ महीनों बाद दोनों रिश्ते में आ गए। लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जिसने उनके हाव भाव देखे थे उसे नहीं, क्योंकि संकेत पहले से मौजूद थे। अब बात करते हैं आई कांटेक्ट की। जब कोई व्यक्ति किसी में रुचि रखता है तो अक्सर वो सामान्य से अधिक समय तक आंखों का संपर्क बनाए रखता है। लेकिन यह घूरना नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक जुड़ाव होता है। ऐसा महसूस होता है कि वो वास्तव में सुन रहा है, वास्तव में मौजूद है और वास्तव में ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि गहरा आई कांटेक्ट अक्सर भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ा जाता है। अब मुस्कान की बात करते हैं। आकर्षण की स्थिति में मुस्कान अलग दिखाई दे सकती है। वह अधिक सहज होती है, अधिक बार दिखाई देती है और अक्सर आंखों तक पहुंचती है। यानी केवल होंठ नहीं मुस्कुराते, पूरा चेहरा शामिल हो जाता है। अब एक बेहद रोचक संकेत, मिररिंग या प्रतिबिंबन। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं तो वे अनजाने में एक दूसरे की हरकतों की नकल करने लगते हैं। यदि एक व्यक्ति पानी पीता है तो दूसरा भी कुछ देर बाद पानी पी सकता है। यदि एक आगे झुकता है तो दूसरा भी वैसा कर सकता है। यदि एक मुस्कुराता है तो दूसरा भी मुस्कुरा सकता है। यह नकल जानबूझकर नहीं होती, यह जुड़ाव का संकेत होती है। एक अनुभवी संबंध सलाहकार कहा करता था, जब 2 लोग एक जैसी लय में चलने लगते हैं तो अक्सर उनके बीच कोई न कोई भावनात्मक पुल बन चुका होता है। अब बात करते हैं निकटता की। जब हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं तो अक्सर उसके पास रहना अधिक सहज लगता है। हम उसके आसपास अधिक समय बिताना चाहते हैं। हम बातचीत को जल्दी समाप्त नहीं करना चाहते और कई बार शरीर की दूरी भी कम होने लगती है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाएं अलग होती हैं। इसलिए निकटता का अर्थ हमेशा आकर्षण नहीं होता। संदर्भ हमेशा महत्वपूर्ण है। अब एक दिलचस्प संकेत, सेल्फ ग्रूमिंग बिहेवियर। जब लोग किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जिसे वे प्रभावित करना चाहते हैं तो वे अनजाने में अपने कपड़े ठीक करने लगते हैं, बालों को संवारते हैं, घड़ी या जैकेट को एडजस्ट करते हैं, चेहरे को छूते हैं। यह सब अवचेतन रूप से हो सकता है, जैसे दिमाग कह रहा हो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करना चाहता हूं।
अब एक छोटा केस स्टडी। एक कंपनी में दो सहकर्मी अक्सर साथ काम करते थे। किसी ने कभी उनके रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीम के एक सदस्य ने नोटिस किया कि दोनों अक्सर एक दूसरे की ओर झुककर बात करते हैं। उनकी हंसी की टाइमिंग मिलती जुलती थी और वे समूह में होने पर भी एक दूसरे पर अधिक ध्यान देते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। एक बार फिर संकेत पहले से मौजूद थे। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे एक संकेत देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसी ने मुस्कुरा दिया, मतलब आकर्षण है। किसी ने आंखों में देख लिया, मतलब आकर्षण है। किसी ने पास बैठ लिया, मतलब आकर्षण है। नहीं, मानव व्यवहार इससे कहीं अधिक जटिल है। सच्चे संकेत अक्सर पैटर्न में दिखाई देते हैं, एक नहीं कई संकेतों के समूह में। यही कारण है कि पेशेवर पर्यवेक्षक हमेशा व्यापक तस्वीर देखते हैं। अब तक हमने समझा कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं और किसमें रुचि रखते हैं। लेकिन अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां बॉडी लैंग्वेज केवल भावनाएं नहीं दिखाती, वह प्रभाव पैदा करती है, नेतृत्व पैदा करती है, आत्मविश्वास पैदा करती है और कभी-कभी पूरे कमरे की ऊर्जा बदल देती है। क्या कारण है कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? क्या नेताओं की कोई अलग बॉडी लैंग्वेज होती है? क्या करिश्मा सीखा जा सकता है या वह जन्मजात होता है? अगले अध्याय में हम नेतृत्व की बॉडी लैंग्वेज के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि प्रभावशाली लोग बिना आवाज ऊंची किए भी प्रभावशाली क्यों दिखाई देते हैं। चैप्टर 8, लीडरशिप बॉडी लैंग्वेज। जब उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है। कल्पना कीजिए, एक मीटिंग रूम में 10 लोग बैठे हैं। सबकी योग्यता अच्छी है, सबके पास अनुभव है, सबके पास विचार हैं, लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू होती है, कमरे का ध्यान धीरे धीरे एक व्यक्ति की ओर केंद्रित होने लगता है। वो सबसे ज्यादा नहीं बोल रहा, वो सबसे ऊंची आवाज में भी नहीं बोल रहा, फिर भी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। जब वो बोलता है, लोग बीच में नहीं टोकते। जब वो चुप रहता है, तब भी उसकी उपस्थिति महसूस होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल पद की वजह से है या इसके पीछे कुछ और भी है? सच्चाई यह है कि प्रभावशाली नेताओं की बॉडी लैंग्वेज अक्सर उनके शब्दों से पहले काम करना शुरू कर देती है। इसे कई विशेषज्ञ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कहते हैं, यानी ऐसी उपस्थिति जो लोगों को यह महसूस कराए कि यह व्यक्ति स्थिर है, सक्षम है और परिस्थिति को संभाल सकता है। अब एक कहानी सुनिए। एक बड़ी कंपनी में संकट की स्थिति पैदा हो गई। परियोजना असफल होने के कगार पर थी। टीम तनाव में थी, लोग घबराए हुए थे। तभी विभाग प्रमुख कमरे में आया। उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, वो बस शांत गति से चला, सबकी ओर देखा, बैठा, कुछ सेकंड तक स्थिति को समझा और फिर धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बोला, ठीक है, पहले समस्या समझते हैं। कमरे का माहौल बदल गया। समस्या वही थी, लेकिन लोगों को लगने लगा कि स्थिति नियंत्रण में है। यही नेतृत्व की उपस्थिति होती है। अब सवाल है, ऐसे लोग क्या अलग करते हैं? सबसे पहला संकेत है स्थिरता। अधिकांश लोग तनाव में तेजी से हिलने डुलने लगते हैं। उनके हाथ बेचैन हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है। लेकिन प्रभावशाली नेता अक्सर अनावश्यक हरकतों को कम रखते हैं। उनकी गति नियंत्रित होती है, उनके हाव भाव उद्देश्यपूर्ण होते हैं। यह संदेश देता है, मैं घबराया नहीं हूं। और जब आप शांत दिखाई देते हैं, लोग आपको अधिक भरोसेमंद मानने लगते हैं। अब बात करते हैं स्थान घेरने की। नेतृत्व का अर्थ आक्रामक होना नहीं है, लेकिन प्रभावशाली लोग स्वयं को छिपाते भी नहीं हैं। वे सीधे बैठते हैं, खुली मुद्रा रखते हैं और अपने शरीर को सिकोड़ कर नहीं रखते। उनकी उपस्थिति कहती है, मुझे यहां होने का अधिकार है। यही कारण है कि वे आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। अब आई कांटेक्ट की बात करें। महान नेता लोगों की ओर देखते हैं, लेकिन घूरते नहीं। वे सुनते समय भी उपस्थित रहते हैं। उनका आई कांटेक्ट संतुलित होता है। जब वे किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि उसकी बात वास्तव में सुनी जा रही है। यही कारण है कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। अब एक दिलचस्प अध्ययन। कुछ प्रतिभागियों को अलग अलग नेताओं के वीडियो दिखाए गए। वीडियो से आवाज हटा दी गई। लोग केवल शरीर के हाव भाव देख सकते थे। हैरानी की बात यह थी कि अधिकांश प्रतिभागियों ने लगभग एक जैसे लोगों को प्रभावशाली नेता चुना। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास, स्थिरता और उपस्थिति के संकेत शब्दों के बिना भी दिखाई दे रहे थे। अब बात करते हैं करिश्मा की।
बहुत से लोग सोचते हैं कि करिश्मा जन्म से मिलता है, लेकिन शोध कुछ अलग कहानी बताते हैं। करिश्मा का एक बड़ा हिस्सा व्यवहार से जुड़ा है। ऐसे लोग अक्सर सामने वाले को महत्व देते हैं, बात करते समय पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, उनकी मुस्कान स्वाभाविक होती है और उनका शरीर उनके शब्दों का समर्थन करता है। यानी करिश्मा केवल आकर्षक दिखने का नाम नहीं है, ये लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने की क्षमता है। अब एक वास्तविक उदाहरण। एक युवा प्रबंधक को हाल ही में पदोन्नति मिली थी। तकनीकी रूप से वो बेहद सक्षम था, लेकिन टीम उसे नेता की तरह नहीं देख रही थी। बाद में उसे एक कोच ने सलाह दी, कम बोलो लेकिन स्पष्ट बोलो, बैठते समय झुको मत, निर्णय लेते समय अपनी मुद्रा स्थिर रखो, लोगों की बात सुनते समय मोबाइल मत देखो। कुछ महीनों बाद उसकी टीम की प्रतिक्रिया बदल गई। उसकी योग्यता वही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बदल गई थी और लोगों की धारणा भी। अब एक महत्वपूर्ण बात, नेतृत्व का मतलब सबसे शक्तिशाली दिखना नहीं है। नेतृत्व का मतलब सबसे स्थिर दिखना है, सबसे विश्वसनीय दिखना है, सबसे उपस्थित दिखना है। क्योंकि संकट के समय लोग उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो सबसे अधिक नियंत्रण में दिखाई देता है, भले ही वो सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति ना हो। अब तक हमने सीखा कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या छिपाते हैं, किसमें रुचि रखते हैं और कैसे प्रभाव पैदा करते हैं। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां इन सभी कौशलों का वास्तविक उपयोग होता है। इंटरव्यू में, बिजनेस मीटिंग में, सेल्स में, नेगोशिएशन में, यानी उन परिस्थितियों में जहां छोटी सी बॉडी लैंग्वेज भी बड़े परिणाम पैदा कर सकती। चैप्टर 9, बिजनेस और नेगोशिएशन की बॉडी लैंग्वेज, जहां छोटे संकेत बड़े परिणाम तय करते हैं। कल्पना कीजिए, दो उम्मीदवार एक ही नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। दोनों की डिग्री समान है, दोनों का अनुभव लगभग बराबर है, दोनों ने तैयारी भी अच्छी की है, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद चयन केवल एक का होता है। क्यों? क्या केवल जवाबों की वजह से? कई बार नहीं, क्योंकि इंटरव्यू केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होता, ये विश्वास की भी परीक्षा होता है, और विश्वास का एक बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से बनता है। इसी कारण बिजनेस की दुनिया में लोग केवल ये नहीं देखते कि आप क्या कहते हैं, वे ये भी देखते हैं कि आप कैसे कहते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक युवा उम्मीदवार एक प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू में पहुंचा। वो अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन इंटरव्यू शुरू होते ही उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी आवाज धीमी हो गई। वो कुर्सी के किनारे बैठा रहा। हर उत्तर से पहले वो घबराकर अपने हाथों को मसलता था। उसके जवाब सही थे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास नहीं दिखा रही थी। कुछ दिन बाद उसे चयनित नहीं किया गया। उसी सप्ताह दूसरे उम्मीदवार का चयन हुआ। उसने कोई असाधारण उत्तर नहीं दिया था, लेकिन वो शांत था, संतुलित था और उसकी उपस्थिति भरोसा पैदा कर रही थी। यही बिजनेस बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव है। अब इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। पहले 30 सेकंड। अक्सर लोगों की प्रारंभिक धारणा इन्हीं क्षणों में बनने लगती है। आप कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे अभिवादन करते हैं, ये सभी संकेत दिमाग में एक शुरुआती तस्वीर बना देते हैं और बाद की बातचीत उसी तस्वीर को मजबूत या कमजोर करती है। अब बात करते हैं मीटिंग्स की। एक मीटिंग में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो केवल मौजूद होते हैं, दूसरे वे जो उपस्थित होते हैं। अंतर बहुत बड़ा है। मौजूद व्यक्ति मोबाइल देखता है, नजरें भटकाता है, शरीर कहीं और होता है, दिमाग कहीं और। लेकिन उपस्थित व्यक्ति पूरी तरह बातचीत में शामिल होता है। वह सुनता है, समझता है, प्रतिक्रिया देता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कहती है, मैं यहां हूं, और यही संदेश उसे प्रभावशाली बनाता है। अब सेल्स की दुनिया में चलते हैं। कई लोग मानते हैं कि सफल सेल्स पर्सन बहुत बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर उल्टी होती है। सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन सुनना जानते हैं। वे ग्राहक के शब्दों के साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। एक अनुभवी सेल्स कोच कहा करता था, जब ग्राहक बोल रहा हो तो केवल उसके शब्द मत सुनो, उसकी आंखें देखो, उसकी मुद्रा देखो, उसके हाथ देखो, क्योंकि कई बार असली आपत्ति शब्दों में नहीं होती, शरीर में होती है। एक ग्राहक कह सकता है, मुझे प्रस्ताव पसंद है, लेकिन यदि वह पीछे हट रहा है, होंठ दबा रहा है और बाहें क्रॉस कर रहा है, तो शायद उसके मन में कोई चिंता है। एक अच्छा सेल्स पर्सन इस संकेत को समझता है और सही सवाल पूछता है। यही कौशल बिक्री को संबंध में बदल देता है। अब नेगोशिएशन की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि दो कंपनियां एक बड़े समझौते पर चर्चा कर रही हैं। कमरे में तनाव है। दोनों पक्ष अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? भावनाओं को शरीर पर हावी होने देना।
जब व्यक्ति अधीर होने लगता है, कुर्सी पर बेचैन होने लगता है, बार बार घड़ी देखने लगता है, तो वह अनजाने में अपनी स्थिति कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शांत रहता है, सुनता है, रुक कर जवाब देता है और स्थिर बॉडी लैंग्वेज बनाए रखता है, वह अक्सर अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। अब एक वास्तविक केस स्टडी। एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के वरिष्ठ वार्ताकार का इंटरव्यू लिया गया। उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसने उत्तर दिया, मैं चुप रह सकता हूं। लोग हंस पड़े, लेकिन उसने आगे कहा, जब सामने वाला बोल चुका होता है तब अधिकांश लोग तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं रुकता हूं, सुनता हूं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को शांत रखता हूं। अक्सर उसी मौन में दूसरी पार्टी अधिक जानकारी दे देती है। यही पेशेवर संचार का स्तर है। अब एक और महत्वपूर्ण तकनीक, मिररिंग। यदि सामने वाला व्यक्ति सहज गति से बात कर रहा है तो आपकी ऊर्जा भी उसी के करीब होनी चाहिए। यदि वह शांत है और आप अत्यधिक आक्रामक हैं तो जुड़ाव कम हो सकता है। लेकिन यदि आप उसकी संचार शैली के साथ तालमेल बनाते हैं तो भरोसा तेजी से बन सकता है। इसे रैपोर्ट बिल्डिंग कहा जाता है और यह बिजनेस संबंधों की नींव है। अब चैप्टर 10, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करना। जब आपका शरीर आपका सबसे शक्तिशाली संदेश बन जाता है। इस ऑडियो बुक की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या लोग अपने शब्दों से ज्यादा अपने शरीर से बोलते हैं? अब तक की यात्रा के बाद शायद आपका जवाब पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आंखें ध्यान और रुचि बता सकती हैं, चेहरा छुपी हुई भावनाएं दिखा सकता है, हाथ विश्वास या असुरक्षा का संकेत दे सकते हैं, मुद्रा आत्मविश्वास का संदेश भेज सकती है, पैरों की दिशा इरादों को प्रकट कर सकती है, और कई बार शरीर वो सच बोल देता है जिसे शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों को पढ़ना उपयोगी है, लेकिन खुद को बदलना उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों की योग्यता समान है, दोनों की तैयारी समान है, लेकिन एक व्यक्ति खुद को लेकर अनिश्चित है, दूसरा व्यक्ति शांत और स्थिर है। वह पूर्ण नहीं है, उसे भी डर लगता है, उसे भी घबराहट होती है, लेकिन उसने अपने शरीर को घबराहट का गुलाम बनने नहीं दिया। यही अंतर सफलता और अवसरों के बीच पुल बन सकता है। अब एक छोटी कहानी। एक युवा छात्र सार्वजनिक रूप से बोलने से डरता था। जब भी वो मंच पर जाता, उसकी आवाज कांपती, कंधे झुक जाते, नजरें नीचे चली जाती। उसे लगता था कि समस्या उसके आत्मविश्वास में है। लेकिन उसके कोच ने उसे एक अलग सलाह दी। उसने कहा, पहले अपने शरीर को बदलो, आत्मविश्वास बाद में आएगा। शुरुआत में छात्र को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने अभ्यास शुरू किया। सीधे खड़ा होना, आंखों का संतुलित संपर्क रखना, बोलते समय हाथों का उपयोग करना। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। कुछ महीनों बाद वही छात्र सैकड़ों लोगों के सामने बोल रहा था। उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका शरीर अब उस डर को नियंत्रित नहीं करने दे रहा था। यही बॉडी लैंग्वेज की सबसे बड़ी शक्ति है। ये केवल आपकी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती, ये आपकी भावनाओं को प्रभावित भी करती है। अब आइए कुछ दैनिक अभ्यासों की बात करें। पहला अभ्यास है जागरूकता। अधिकांश लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए अगले 7 दिनों तक खुद को देखने का अभ्यास कीजिए। जब आप किसी से बात करें, अपने कंधों पर ध्यान दें। क्या वे झुके हुए हैं? क्या आप आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं? क्या आप बार बार चेहरा छूते हैं? जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। दूसरा अभ्यास है मुद्रा। दिन में कई बार स्वयं को जांचिए। क्या आपकी पीठ सीधी है? क्या आपकी सांस गहरी है? क्या आपका शरीर खुला हुआ है या सिकुड़ा हुआ? याद रखिए, आपकी मुद्रा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, यह आपके दिमाग के लिए भी संदेश होती है। तीसरा अभ्यास है उपस्थित रहना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो वास्तव में सुनिए। मोबाइल से ध्यान हटाइए, आंखों का संपर्क रखिए, सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दीजिए। लोग केवल सुने जाना नहीं चाहते, वे महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है, और यही गुण आपको अलग बनाता है। अब मैं आपको एक 7 दिन की चुनौती देना चाहता हूं। पहले दिन केवल लोगों की आंखों का संपर्क देखिए। दूसरे दिन चेहरों के भावों पर ध्यान दीजिए। तीसरे दिन हाथों के संकेतों को देखिए। चौथे दिन लोगों की मुद्रा का निरीक्षण कीजिए। 5वें दिन पैरों की दिशा पर ध्यान दीजिए। 6ठे दिन शब्दों और शरीर के बीच सामंजस्य को देखिए। और 7वें दिन खुद को देखिए।
अपने व्यवहार को, अपने संकेतों को, अपने प्रभाव को। आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बातें पहले आपकी नजर से छूट जाती थीं। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने बार बार एक बात सीखी है। बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है, ये कोई मन पढ़ने की तकनीक नहीं है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये समझने की कला है, मानव व्यवहार को समझने की कला। और जब आप लोगों को बेहतर समझते हैं तो आपके संबंध बेहतर होते हैं, आपकी बातचीत बेहतर होती है, आपका प्रभाव बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं को बेहतर समझने लगते हैं। क्योंकि आखिरकार बॉडी लैंग्वेज केवल दूसरों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आप कमरे में कैसे प्रवेश करते हैं, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और आप दुनिया को कौन सा संदेश भेजते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप किसी से मिलते हैं, आपका शरीर पहले बोलता है, शब्द बाद में आते हैं। इसलिए अपने शब्दों को बेहतर बनाने से पहले अपने संदेश को बेहतर बनाइए। और आपका सबसे शक्तिशाली संदेश आपका शरीर है। धन्यवाद। यदि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो आज से लोगों को केवल सुनना बंद कीजिए, उन्हें देखना शुरू कीजिए। और शायद पहली बार आप समझ पाएंगे कि इंसान